जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज में आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपके लिए एक नया चेंज किया है हमने इस क्विक रिवीजन सीरीज में। तो चैप्टर के साथ साथ में हमने जो पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया है। आपको साथ साथ में बताते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर कर दें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो लेके आऊं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं या आपके एग्जाम प्रिपरेशन में कितने हेल्पफुल हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी की खोज किसने की थी? तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? थेल्स ने। थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी। फिर देखें, इसमें डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पहली बात करते हैं सबसे पहले आवेश की, चार्ज की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे कि आवेश कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। तो देखिए, आवेश क्या होता है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी, या इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है, कहलाती है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को आवेश कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी को आवेश कहते हैं, ऐसे लिखें, आवेश कहते हैं। तो देखिए, ये हमारी आवेश की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी कैसे? जैसे सोडियम, आप क्या लिखते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आवेशित हो गया। आपने लिखा क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये भी आवेशित हो गया। तो इस पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसने एक त्याग दिया और इसने क्या किया? एक ग्रहण कर लिया। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इस पर क्या हो रही है? कमी। इसको क्या कहते हैं? आवेश। ध्यान दीजिए, आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिए, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अगर हम सूत्र की बात करें तो आवेश का सूत्र हो गया आपका, क्या होता है? आवेश बराबर धारा या विद्युत धारा कह सकते हैं गुणा समय। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय। आवेश को Q लिखते हैं, धारा को I लिखते हैं और समय को T लिखते हैं। तो ये Q बराबर I इंटू टी। अगर हम इसकी इकाई की बात कर लें एसआई सिस्टम में, तो आवेश की इकाई देखिए क्या बनेगी? Q बराबर, आवेश धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। याद रखें, एसआई सिस्टम में धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। और समय की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी इकाई क्या बनी? एम्पियर इंटू सेकंड, या इसी को मिला के हम कूलाम पढ़ते हैं। ध्यान रखें, क्या पढ़ते हैं? कूलाम। और कूलाम को C से व्यक्त करते हैं एसआई सिस्टम में। फिर देखिए, अगर हम सीजे सिस्टम की बात करें तो एम्पियर की जगह ये हो जाएगा वायोट और समय का सेकंड होगा। वायोट इंटू सेकंड क्या बनेगा? वायोट इंटू सेकंड, या इसको हम पढ़ सकते हैं स्टैट कूलाम। क्या पढ़ेंगे? स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम। ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये सीजे सिस्टम हो गया। इसको हम ESU भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ESU। ESU का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए, दोनों में एक संबंध होता है सीजेस और एसआई इकाई में। तो अगर हम इस संबंध की बात करें कि सीजेस और एसआई इकाई का संबंध क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9। एक कूलाम बराबर क्या होता है? 3 गुणा 10 की घात 9 स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम, एक कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 स्टैट कूलाम। ये संबंध याद रखिए, संबंध याद रखिए, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टैट कूलाम।
आवेश धारा गुणा समय, IT इकाई बता दी। विमा की बात और कर लेते हैं, आवेश की विमा क्या बनेगी। तो देखिए विमा अगर हम लिखें आवेश की, तो Q बराबर हमने सूत्र पढ़ा है I इंटू टी। फटाफट बताइए धारा की विमा क्या होती है A और समय की क्या होती है T, तो इसकी विमा क्या बनेगी M0 L0 T A, ये इसकी विमा बन गई। तो बात समझ आती है कि आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। सूत्र की बात करें तो धारा गुणा समय, Q बराबर IT। इकाई की बात करें तो SI सिस्टम में कूलाम, सीजीएस में स्ट्रेट कूलाम। अगर हम संबंध की बात करें तो एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्ट्रेट कूलाम। और विमा की बात करें तो ये होता है M0 L0 TA। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, आवेश के बारे में। ठीक है, हम केवल उतना ही डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट है और एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो देखिए ये हमने आवेश के बारे में डिस्कस किया कि आवेश कहते किसे हैं। वैसे तो हम चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पुराने ईयर में पूछे गए हैं। फिर देखिए आवेश के बाद हम बात करते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 प्रकार हो सकते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के जो प्रकार हैं वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो एक होता है घर्षण, दूसरा होता है प्रेरण और तीसरा होता है चालन। ये 3 क्रियाएं होती हैं जिससे किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। वस्तु को आवेशित करने के प्रकार, वस्तु को आवेशित करने के प्रकार। तो वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, तो वस्तु को आवेशित 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला प्रकार होता है घर्षण द्वारा आवेशित करना। घर्षण द्वारा आवेशित करना, घर्षण द्वारा आवेशित करना। तो देखिए घर्षण द्वारा कैसे आवेशित कर सकते हैं कि देखो जब 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं या कोई भी जो 2 वस्तुएं हैं उनको आपस में से रगड़ते हैं, इस प्रकार से क्या करेंगे हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे। जैसे रगड़ेंगे तो उनके मध्य ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, तो रगड़ने से दोनों वस्तुओं के मध्य क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होने से निम्न कार्यफलन वाली वस्तु को इलेक्ट्रॉन छोड़कर उच्च कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। या सामान्य भाषा में कहें तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशित करना क्या होता है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण करवाते हैं तो उनके घर्षण से उनके मध्य ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो निम्न कार्यफलन वाली वस्तु को छोड़कर, किसको, निम्न कार्यफलन वाली वस्तु को छोड़कर उच्च कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया घर्षण द्वारा आवेशित करना। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशित करना। प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो देखिए ये क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो प्रेरण क्रिया में हम क्या करते हैं, ये कोई हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, इसके पास कोई दूसरी, इसको बाहरी स्रोत से हमने आवेशित किया, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी प्रेरण, इसको हमने बाहरी स्रोत से धनावेशित कर दिया। अब इसके निकट कोई दूसरी हम अनावेशित वस्तु रखते हैं, अनावेशित वस्तु रखते हैं दूसरी इसके निकट में। तब अनावेशित वस्तु का जो सिरा, अनावेशित वस्तु क्या होती है, वह वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की मात्रा समान होती है, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है, ऐसा कह सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। तो ये कोई आवेशित वस्तु हो गई ए आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं। तब अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होता है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सिरे पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि ये उदासीन थी तो ऋणावेश और धनावेश की मात्रा समान होगी। तो जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं तो अनावेशित वस्तु का जो सिरा आवेशित वस्तु की ओर होता है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सिरे पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं,
अनावेशित वस्तु को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चलते हैं और उसके ऋणावेश को समाप्त कर देंगे। अब जैसे ये ऋणावेश समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इसके धनावेश को समाप्त कर देंगे। किसको समाप्त कर देंगे, धनावेश को समाप्त कर देंगे। किसको, धनावेश को समाप्त कर देंगे, उदासीन कर देंगे इसके धनावेश को। तो इस पर केवल ऋणावेश शेष रह जाएगा क्योंकि ये प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से अलग कर लेंगे और जैसे हम अलग कर लेंगे और पृथ्वी से इसका संपर्क हटा देंगे। तो जैसे आपने अलग कर लिया और पृथ्वी से इसका संपर्क हटा दिया तो विपरीत प्रकृति का आवेश इस वस्तु की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना। तो ये दो प्रकार हो गए, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा। तीसरा होता है, तीसरी क्रिया क्या है, चालन द्वारा आवेशित करना। चालन द्वारा आवेशित करना। चालन द्वारा आवेशित करना। तो देखिए चालन विधि से हम आवेशित करेंगे तो ये क्या होगा कि देखो चालन विधि में क्या करते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु के पास, ये कोई हमारे एक आवेशित वस्तु हो गई, आवेशित वस्तु के पास इसको हमने बाहरी स्रोत से आवेशित किया, बाहरी स्रोत से पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्रकार से। तो जब किसी आवेशित वस्तु के पास एक दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं, दूसरी ये अनावेशित वस्तु रख दी आवेशित वस्तु के पास और दोनों को हमने क्या किया, एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को संपर्कित करवा दें, आपस में टच करवा दें। ठीक है, आपस में एक दूसरे से टच करवा दें, आपस में एक दूसरे से संपर्कित करवा दें। तो हमने क्या किया कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं एवं दोनों को भौतिक संपर्कित करवा दिया जाता है या इनके बीच में एक चालक तार जोड़ दिया जाता है। कैसा तार, चालक तार जोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से, जिसका धनावेश होगा इस पर उच्च विभव हो गया, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो इससे देखो आवेश स्थानांतरित होगा और उच्च विभव से कहां जाएगा, निम्न विभव की ओर जाएगा। मतलब इस पर कुछ आवेश आने लग जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। और जब दोनों वस्तुओं का विभव एक समान हो जाता है तो इनके मध्य आवेश का प्रवाह रुक जाता है। आवेश का प्रवाह रुक जाता है। आवेश का प्रवाह रुक जाएगा तो हमने क्या किया, चालक तार हटा दिया और अनावेशित वस्तु को इससे अलग कर लिया। तो इस पर आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार से आवेशित करने को कहते हैं चालन द्वारा आवेशित करना। तो हमारी तीन क्रिया हो गई, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? कमेंट करके बताइए फटाफट से, आपको क्लियर हो रही है सारी बातें। और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम लेके आए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएं। तो देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इस पर पुराने ईयर्स में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसमें ऐसा पूछ सकते हैं प्रेरण क्रिया और चालन क्रिया में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए अंतर क्या है, प्रेरण विधि में आवेशित और अनावेशित वस्तु को एक दूसरे के निकट रखना आवश्यक है। प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु को एक दूसरे के निकट रखना आवश्यक है, लेकिन चालन विधि में एक दूसरे से संपर्कित करवाना आवश्यक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि प्रेरण विधि में अनावेशित वस्तु पर जो आवेश प्रेरित होता है, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश प्रेरित होता है वो आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? विपरीत प्रकृति का होता है। लेकिन चालन विधि में अनावेशित वस्तु पर प्रेरित होने वाला आवेश, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश प्रेरित होता है वो आवेशित वस्तु से समान प्रकृति का होता है। कैसा होता है? वो समान प्रकृति का होता है। तो ये हमारी तीन बेसिक मेथड्स हैं जो बुक में दिए गए हैं। एक इसके एग्जाम्पल और ध्यान रखें आप। घर्षण विधि, घर्षण द्वारा आवेशित करना आपने पढ़ा होगा कि जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं, कांच की छड़ को किससे? रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर हो जाता है। जैसे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन निकाय का कुल आवेश नियत रहता है।
तो ये हमारी 3 विधि हो गई आवेशित करने के प्रकार। अब हम आगे बात करते हैं आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखिए आवेशों के गुण की बात करें कि आवेश का गुण क्या होता है, आवेशों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है चार्जेस की। सो हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशों के गुण। तो देखिए क्या क्या होते हैं आवेशों के गुण, क्या होते हैं, तो हम चर्चा करते हैं इसमें आवेशों के गुण की। आवेशों के गुण, आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला गुण होता है आवेशों की योज्यता का नियम। क्या होता है, आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम। तो देखिए ये क्या कहता है, आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर मान लो इस प्रकार से Q1 Q2 Q3 डैश 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 ऐसे Qn आवेश उपस्थित हैं। तो ये नियम क्या कहता है, आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या उस पर उपस्थित विलगित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहता है आवेशों की योज्यता का नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित प्रत्येक आवेश के या विलगित आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn, या आप ऐसे भी कह सकते हैं Q बराबर सिग्मा I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n QI। सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग, I का मान 1 रखेंगे तो Q1, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 2 रखेंगे तो Q2, फिर प्लस, फिर 3 रखेंगे तो Q3, ऐसे n तक जाएंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन दे दें कि एक वस्तु पर -2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम -9 माइक्रोकूलम और प्लस 12 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, तो बताइए वस्तु पर परिणामी आवेश कितना होगा या कुल आवेश कितना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, कुल आवेश की मात्रा Q बराबर 12 -9 -2 प्लस 3। तो देखिए कितना आएगा, 12 और 3 कितना हो गया, 15 -11 मतलब 4 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। परिणामी आवेश कितना हो गया, 4 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, समझ आया। तो ये कहता है आवेशों की योज्यता का नियम। तो ध्यान रखिए सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था 2012 और 2016 में। कब कब आया है, 2012 और 2015 में, सॉरी 2000 सप्लीमेंट्री पेपर, आरबीएससी सप्लीमेंट्री पेपर 2012 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेशों के कोई 2 गुण लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आवेशों के कोई 2 गुण लिखिए। ये पेपर में आया हुआ है, 2012 सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा गया है और 2015 की सप्लीमेंट्री पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आवेशों की योज्यता फिर से समझिए, अब हमारे मेन एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो देखिए आवेशों की योज्यता क्या वो कहती है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित विलगित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn। तो ये आ जाएगा हमारा Q बराबर सिग्मा I इक्वल टू 1 से n QI। तो ध्यान रखिए ये इंपोर्टेंट है क्योंकि पेपर में 2 बार पूछा गया है, तो मेन पेपर के लिए भी इंपोर्टेंट है। अब योज्यता के बाद हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी है आवेशों की, सेकंड प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है, वो क्या कहता है, आवेशों की योज्यता ये कहती है। आवेशों की योज्यता के बाद आवेश संरक्षण की बात करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। देखिए ये नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान दें, इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। फिर से सुने, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार
आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश या विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। और बेसिक एग्जांपल से समझें तो अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो परमाणविक रूप में इसके पास 11 है और इसके पास 17। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा की बात करूं तो इधर कितने हैं तो आप कहेंगे 11, इधर कितने हैं तो आप कहेंगे 17। लेकिन जब ये आयनिक रूप में आता है तो इसने बनाया Na+ और इसने बनाया Cl-। Na+ पे मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप कहेंगे 10, Cl- पे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप कहेंगे 18। तो मैं कहूंगा कुल इलेक्ट्रॉन बताओ 28। पहले भी कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे 28। तो कुल आवेश की मात्रा हमेशा नियत रहती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो जब 92 यूरेनियम 238 का नाभिक अल्फा 6 किया, इसने क्या किया अल्फा 6। जब ये अल्फा 6 करेगा तो देखिए ये 90 थोरियम 234 बनाता है, 90 थोरियम 234 उसके साथ एक अल्फा कण 2He4 का उत्सर्जन करता है। तो मैं कहूं यहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी, तो देखिए नाभिक का धनावेश 92 प्रोटॉन के बराबर, यहाँ पे 90 प्रोटॉन और प्लस 2 प्रोटॉन, तो 92 प्रोटॉन इधर हो गए। तो इधर जितना धनावेश है इधर भी उतना ही आवेश है, विखंडन के पश्चात भी या अल्फा 6 के पश्चात भी। तो हम कह सकते हैं कि कुल आवेश की मात्रा हमेशा क्या रहती है नियत रहती है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई 2012 और 15 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछी गई थी दो प्रॉपर्टी। एक और तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आवेश का क्वांटीकरण, और ये सप्लीमेंट्री 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, कब पूछा है सप्लीमेंट्री पेपर 2016 में पूछा गया है। आरबीएससी 2016 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण, कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, या किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो Q क्या है आवेश, Q क्या है वस्तु का आवेश, Q क्या है वस्तु का आवेश। तो देखिए यहां पे हम Q को कहते हैं वस्तु का आवेश। N क्या है एक पूर्ण संख्या है, N क्या है कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से मतलब है n का मान 1 2 3 4 डैश 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 हो सकता है। और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है E इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश इसको हम क्या लिखेंगे E। और कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो फिर से बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब देखिए आवेश के क्वांटीकरण की जो परिकल्पना दी थी वो किसने दी थी, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, R.A. मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। R.A. मिलिकन, प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया था, R.A. मिलिकन के द्वारा। परिकल्पना किसने दी थी, माइकल फैराडे ने। एक और इंपॉर्टेंट बात
क्वांटीकरण के सिद्धांत में n का मान कभी भी दशमलव संख्या में या भिन्नात्मक संख्या में नहीं होना चाहिए। जैसे 1.2, 4/8, 9.5, तो कभी भी दशमलव संख्या या भिन्नात्मक संख्या में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो हमेशा पूर्ण संख्या में करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो वो कैसे करती है? हमेशा पूर्ण संख्या में करती है, कभी भी दशमलव संख्या या भिन्नात्मक संख्या में ऐसा संभव नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती है, 5/4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती है, इसलिए n का मान हमेशा एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा, फिर देखिए n का जो न्यूनतम संभव मान है वो कितना है? 1। n का न्यूनतम मान जो है वो कितना है? 1। तो हम लिख सकते हैं q बराबर +-e। आप ध्यान दीजिए, क्वांटीकरण का सिद्धांत पूरा इंपोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िए इसको। तो n का न्यूनतम मान कितना है? 1। n का मान 1 रखा तो q कितना आ गया? +-e। अर्थात जब किसी वस्तु का जो न्यूनतम संभव आवेश है, किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मूल आवेश क्या है, तो देखिए मूल आवेश क्या होता है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसने दिया था ये? मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने परिकल्पना दी थी। सिद्ध किसने किया? आर ए मिलिकन ने। मूल आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का न्यूनतम संभव आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें तो देखिए क्वांटीकरण के सिद्धांत में यदि किसी वस्तु पर n1 इलेक्ट्रॉन तथा n2 प्रोटॉन है, कितने हैं? n2 प्रोटॉन है, n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है, तो आवेश कितना होगा? तो हम लिखेंगे q बराबर n1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? नेगेटिव -e, और n2 प्रोटॉन है तो प्लस n2, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्लस इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? किसी वस्तु पे n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन है, तो अगर कुल आवेश निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं q बराबर -n1e और प्लस n2e। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? ध्यान दें, क्या कॉमन आ रहा है? e कॉमन आ रहा है। तो e कॉमन आ रहा है तो मैंने n2 पहले लिख दिया, -n1 बाद में लिख दिया और इसमें से e को कॉमन ले लिया, तो देखो वही आएगा n2e -n1e। तो ये आवेश आ गया। जब भी ऐसा लिखा हो कि किसी वस्तु पर क्या है? n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन है और आवेश चाहिए, तो n2 -n1 इंटू e हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं किसी वस्तु पे 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, तो आवेश बताइए, तो 7 - 5 इंटू e, तो 2e के बराबर आ जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है? मैंने कहा 7 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7 n2 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, और n1 क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 7 - 5 इंटू e, तो ये +-2e के बराबर आ जाएगा, या सॉरी +2e के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको मूल आवेश का कंसेप्ट समझ में आया। तो ये आवेश का क्वांटीकरण वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए इस पर दो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपसे। एक तो पूछा जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी किसी वस्तु पर जो आवेश है उसकी गणना करवा सकते हैं, तो एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा पूछी जा सकती है आपसे। क्या पूछ सकते हैं? किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है एग्जाम्पल? किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश है, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश है, तब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है आपको। कह रहे हैं किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश है, तो मतलब Q का मान कितना है आपके पास, 1 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और N का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। N का मान चाहिए तो Q अपॉन E बनेगा। Q का मान रखो तो 1 और E का मान रखो तो कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, ये दशमलव हटा दो तो 0 बढ़ जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा, 10/16 और माइनस का 19 ऊपर गया तो 10 की घात +19। भाग नहीं जा रहा है अभी, तो हमने इसे लिख दिया 100, एक 0 इसमें से ले लिया, 100/16 गुणा 10 की घात 18। आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, यह जाएगा 6.25, कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं की बात करें तो 6.25 10 टू दी पावर 18। ठीक है, फिर देखिए अगर आपसे एक और बेसिक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लें कि क्या पूछ सकते हैं, क्या 1.6 गुणा 10 की घात -20, 1.6 गुणा 10 की घात -20 कूलाम आवेश, कूलाम आवेश किसी वस्तु पर संभव है। क्या 1.6 गुणा 10 की घात -20 कूलाम आवेश किसी वस्तु पर, आवेश किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर संभव है, ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए क्या ये आवेश किसी वस्तु पर संभव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है ये संभव, क्योंकि ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश वस्तु पर संभव नहीं हो सकता है। वस्तु का जो न्यूनतम आवेश है अभी हमने पढ़ा, वो कितना होगा, E के बराबर होगा। और E का मतलब क्या, 1.6 10 की घात -19। तो ये -19 कूलाम से भी छोटा आवेश है, ये उससे भी छोटा आवेश है। इस कारण से ये किसी वस्तु पर संभव नहीं है। अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहें तो आप n से कैलकुलेट कर सकते हैं। n बराबर आप लिखें Q अपॉन E। बताइए Q का मान कितना है, 1.6 10 की घात -20 और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10 की घात -19। 1.6 से 1.6 गया, -19 से ये कैंसिल हुआ तो -1 आ गया। तो n को क्या लिख सकते हैं, 1/10 मतलब 0.1। ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी वस्तु पर दशमलव संख्या में आवेश आए। अब आप बात करें कि ये भी तो दशमलव है सर, ये भी तो सर दशमलव है, तो कोई बात नहीं है, 10 की घात 18 भी तो है। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 625 गुणा 10 की घात 16 आ जाएगा। लेकिन यहां ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ध्यान रखें, ये आवेश वस्तु पर संभव नहीं है। ये दोनों न्यूमेरिकल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको पढ़ लें। एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए वो क्या क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दें कि किसी पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़े जाने पर, ये एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल कहता है किसी पॉलीथीन के टुकड़े को, किसी पॉलीथीन के टुकड़े को, पॉलीथीन के टुकड़े को, किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर, टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर, किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश, कूलाम ऋण आवेश किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश पॉलीथीन पर उत्पन्न होता है। पॉलीथीन पर
उत्पन्न होता है, पॉलीथीन पर उत्पन्न होता है, तब बतलाइए, तब बतलाइए, तब बतलाइए कितने इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट है कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से ऊन पर स्थानांतरित हुए, तब बतलाइए कितने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुए, ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुए, स्थानांतरित हुए। और दूसरा द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान स्थानांतरण हुआ, क्या द्रव्यमान स्थानांतरण हुआ, द्रव्यमान स्थानांतरण, क्या द्रव्यमान स्थानांतरण हुआ? ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इनका आंसर हम देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आवेश की मात्रा दी गई है Q, Q कितना है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। अब पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन, बेसिक क्वेश्चन में पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से किस वस्तु पर स्थानांतरित हुए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के टुकड़े पर अगर ऋणावेश आ रहा है, ध्यान दीजिए पॉलीथीन के टुकड़े पर कैसा आवेश आ रहा है, ऋणावेश, और अगर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊन से पॉलीथीन पर आए होंगे। पॉलीथीन के टुकड़े पर कैसा आवेश आ रहा है, ऋणावेश, और ऋणावेश कब आता है, जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो रहा है, मतलब ऊन से किस पर गए इलेक्ट्रॉन, पॉलीथीन पर। तो कितना आवेश आया, 3 गुणा 10 की घात -7। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो वो कैलकुलेट करना है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन E। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन E। तो Q कितना है 3 गुणा 10 की घात -7 और E कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। -7 से -19 कैंसिल हुआ तो ये -12 आ गया। यहां से हमने दशमलव हटाया तो ये 30 हो गया। तो n का मान कितना, 30/16 गुणा 10 की घात 12। अब इसका आप सॉल्व करें तो n इक्वल टू 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो देखिए अब हमको कैलकुलेट करना, ये तो n आ गया, तो क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अपने साथ कितना द्रव्यमान ले जाएगा, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। कितना द्रव्यमान ले जाएगा, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट का आंसर क्या है, द्रव्यमान स्थानांतरण चाहिए, द्रव्यमान स्थानांतरण चाहिए। तो द्रव्यमान स्थानांतरण क्या आएगा, डेल्टा एम कैसे आएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमने द्रव्यमान स्थानांतरण कैलकुलेट करेंगे तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1.875 इंटू 10 की पावर 12, और द्रव्यमान कितना है एक इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10 की पावर -31 kg। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एम की जो वैल्यू आएगी, आप सबसे पहले देखिए 1.875 और इसका 9.1 से मल्टीप्लाई करें तो 5781 आ जाएगा, 9×5 जो 45 और 67 ये 6 आ जाएगा, और 72 78 7 आ जाएगा, 9 7 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 7 5 12 और 6 16 और 9 1 10 6 1, कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद ये दशमलव लगा देंगे आप, तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा 1.6, कितना 1.6, और इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका -18 kg। ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आएगा 1.6 10 की घात -18 किलोग्राम, ठीक है। क्यों,
क्योंकि देखिए आप इसमें से इस घात को सॉल्व करेंगे, 12 है और ये -1 है, तो आप 12 घटाएंगे इसमें से तो आपका बचेगा 10 की घात -19। लेकिन चूंकि हमने 1 दशमलव अंक और आगे किसका आया था तो ये 18 रह जाएगा, तो आंसर आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -18। ठीक है, 1 मिनट दोबारा से ध्यान दे लेते हैं। देखिए ये 5, 7, 8 और 1, ठीक है, 9 पंजे 45, 4, 9 7 63 और 4 67, 6, 9 8 72 और 6 78, ठीक है, 78, 7 आ गया, 9 और 7 16, सॉरी 9 और 7 ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 7 5 12, 8 8 16, 1 और ये 9 1 10 1, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा 1.7। कितना आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -18 किलोग्राम। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल पर भी अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है, फिर एक बेसिक सी बात और आपको बतानी है कि आवेश अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कितना टाइप के होते हैं आवेश, तो आवेश हमारे पास 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। और ये नाम किसने दिया था, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे ये नाम, कौन सा, धनावेश और ऋणावेश। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, आप जितने ज्यादा लाइक शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी कई सारे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पुराने ईयर्स में पूछे गए हैं और क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हर लेक्चर को प्रिपेयर करते जाइए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, जिससे आप एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन जल्दी से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।